ओके, दीपक सिंघल जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं। ये बेहतर व्यक्ति हैं जो बताएंगे कि शासन स्तर पर क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में क्या गड़बड़ी हुई। दीपक जी बहुत स्वागत आपका। आप पिछले 3-4 दिनों से इस घोटाले की गूंज सुन रहे हैं। शासन स्तर पर क्या लापरवाही हुई, शासन स्तर पर क्या मिलीभगत हुई, खरीद के लिए क्या दिशा निर्देश शासन स्तर पर पंचायती राज, नगर विकास, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग से जाने थे, चीफ सेक्रेटरी को करने थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ। आपका अनुभव क्या कहता है कि गड़बड़ी का स्तर क्या है, कितना व्यापक है और कौन लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए? ब्रजेश जी देखिए, अभी मैं आपकी चर्चा सुन रहा था, इस आपने कुछ आंकड़े दिए बहराइच से लेकर और स्टेट हेडक्वार्टर्स तक के। मैं आपसे दो चीज़ ये निवेदन करूंगा कि सबसे पहले चीज़ तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जितना भी आपका इस समय इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट को अपने हाईएस्ट लेवल की क्रेडिबिलिटी के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हर चीज़ को सार्वजनिक करना होगा। सार्वजनिक करने के लिए हर जिले में कौन सा मटेरियल किससे खरीदा गया, सप्लायर कौन है, क्या वो मैन्युफैक्चरर है। जैसे आपने बताया कोई सीमेंट की दुकान का बात आ रही है, कोई आदमी यहाँ का सप्लायर, कोई वहाँ का सप्लायर है। तो जितना जल्दी ये तो आज के युग में, कल के सुबह के अखबारों में भी आ सकता है कि साहब इस जिलों में इन जगहों पर इन लोगों ने सप्लाई किया है, कितने मटेरियल में किया है, क्या काम किया है, जिससे एक पूरा स्टेट का पिक्चर सबके पब्लिक के सामने आ जाए। तो क्योंकि ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि यदि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो खाली ये तो मैं नहीं मान सकता कि किसी भी तरह पे किसी खाली अफसरशाही, एक टॉप ऑफिसर इसके लिए। मैं हमेशा से इस बात को कहता हूं कि कटिंग एज लेवल के बिना, जब तक कटिंग एज लेवल और पूरा सिस्टम इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो वहां पे इस तरह की व्यवस्था फेल नहीं होती है। और अगर ये कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ है जो आपने आंकड़े दिए हैं, मैंने इसके कागज स्वयं नहीं देखे हैं इसलिए मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको कुछ घटनाक्रम बताना चाहता हूँ, कोई भी चीज, कुछ घटनाक्रम बताना चाहता हूँ। पंचायती राज जब इतनी मैसिव स्केल पे परचेज हो रही है इंफ्रारेड थर्मामीटर की और पल्स ऑक्सीमीटर की, सिंगल साहब, तो क्या आपको नहीं लगता, आप तो चीफ सेक्रेटरी रहो ना, इसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन तो होनी चाहिए ना। जब आप इतने मैसिव स्केल पे परचेज करने जा रहे हैं तो एक गाइडलाइन तो होनी चाहिए थी ना। और आपको पता है पहली गाइडलाइन कब आई इसकी, वो भी बिना रेट, बिना मेक, बिना ब्रांड के, 23 जून 2020 को। और पैंडेमिक कब से शुरू हुआ, मार्च 3rd वीक से। और आप गाइडलाइन कब जारी कर रहे हैं, 23 जून को, और उसमें भी रेट शामिल नहीं है, ब्रांड शामिल नहीं है, मेक शामिल नहीं है। कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई इसके लिए? ये तो आपने लूट के लिए मैदान छोड़ दिया कि जाओ और लूट लो। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपसे कैसे कह रहा हूं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि फावड़ा खरीद रहे हैं, हंसियां खरीद रहे हैं, कहीं से भी जाके किसी दुकानदार से खरीद लाओ। ये सारे के सारे मटेरियल मेडिकल मटेरियल्स हैं और इसके अंदर ये प्री कंडीशन तो हमेशा होनी चाहिए कि मैन्युफैक्चरर शुड बी ए सप्लायर। जैसे ही मैन्युफैक्चरर को सप्लायर में लाते हैं तो इस सिचुएशन को काफ़ी कुछ अपने आप काफ़ी हद तक इस पर संयम हो सकता है, क्योंकि बीच के जो लोग बिचौलिए पैदा होते हैं, जो सरकार के किसी भी लेवल पे काम करते हैं, हर सरकारों में जो काम करते हैं, जो कभी कभी राजनीतिक संरक्षण भी पाते हैं, तो वो संरक्षण पाने वाले लोग ही सब कठिनाइयाँ पैदा कराते हैं। और इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि जब तक कि स्थानीय स्तर पे अगर ये फैक्ट निकलता है, कोई चीज़ एडिशनल घोटाला जहां पर होता है, तो उसमें लोकल लेवल पे अगर राजनीतिक खाली अधिकारी को ब्लेम करना से संभव नहीं है। जब तक संयुक्त रूप से सिस्टम नहीं बनता है तब तक वो कहीं पर भी इस तरह का मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शासन स्तर पर और जिला स्तर पर प्रोक्योरमेंट के क्या नॉर्म्स होते हैं? मैन्युफैक्चरर से हुआ है या मैन्युफैक्चरर से हुआ है? देखिए, प्रोक्योरमेंट के नॉर्म्स जो है फाइनेंशियल हैंडबुक्स में प्रिस्क्राइब्ड हैं। हर फाइनेंस डिपार्टमेंट इसकी गाइडलाइंस इशू करता है, और अगर मान लीजिए इतने बड़ा फाइनेंशियल अलॉटमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है जहां पे, तो उसका प्रशासनिक विभाग की ये जिम्मेदारी है कि उसकी गाइडलाइंस वो इशू करे, जिससे कि जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उस गाइडलाइंस का फॉलो अप करें। अब जैसे आप बता रहे हैं कोई गाइडलाइंस इशूड ही नहीं है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण अगर गाइडलाइंस इशूड नहीं है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, मेरे पास कोई भी नीचे लेवल मेरे पास दस्तावेज मौजूद हैं जो बताते हैं कि पहली गाइडलाइन, फर्स्ट गाइडलाइन 23 जून 2020 को आई। उसमें भी पंचायती राज विभाग ने मेक, ब्रांड और रेट तय नहीं किए। सिंपल सा एक लेटर केवल भेज दिया था, खरीद सकते हैं। यानी आपने लूट की संभावनाओं का एक विस्तृत मैदान दे दिया। ये मेरे पास पत्र है, इसमें लिखा हुआ है 23 जून को पहली गाइडलाइन जारी हुई। पैंडेमिक कब आया, संपूर्ण लॉकडाउन कब हुआ और गाइडलाइन कब जारी हुई? सर, मैं ब्रजेश जी आपसे
मैं ब्रजेश जी आपसे ये कह रहा हूं, सिर्फ निवेदन कर रहा हूं कि सबसे पहले ये जैसे एसआईटी गठन की बात हुई है, सबसे पहले हर जिले में ये सूचना सार्वजनिक होना नितांत अनिवार्य है कि कितने रुपए में कहां सामान कौन सा खरीदा गया और किससे खरीदा गया है, सप्लायर कौन है, वो सप्लायर का नेक्सस किसी लोकल आदमी से है या नहीं है। तो ये सब चीजें, जैसे कभी एक हमारे साथी कह रहे थे यहाँ पे कि साहब ये तो टेलीफोन सीडीआर कॉल से निकल जाएगा उनकी, कि जिस अधिकारी ने खरीदा है उसके अगर पिछले 2 महीने के सीडीआर कॉल्स निकाल के देख लें। तो ये एसआईटी करने के लिए साथ में कोई 2-3 ऑफिसर्स ऐसे जो टेक्निकली साउंड हो पुलिस डिपार्टमेंट को, उनको भी कॉपरेट करने के लिए लगा दिया जाएगा। तो ये सब चीजें निकलना कोई मुश्किल नहीं है। 10-12 टेस्ट केस से सीडीआर से निकल जाएगा, किसने उसको किया, कॉल किया, कितने भुगतान के लिए फोन किया, ये सब आंकड़े निकलना तो बहुत आसान काम होता है। लेकिन सबसे पहले तो जो शंका पैदा हो गई, मेरा निवेदन है सबसे पहले ये सूचना सार्वजनिक हो। ये जिलेवार सूचना विभाग का दायित्व है कि सूचना सार्वजनिक हो कि कहां लिया गया, किससे लिया गया, कितने में लिया गया और कितने अमाउंट का लिया गया। जैसे ही सूचना सार्वजनिक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये लोग बाग निकल के बताने लगेंगे।